आर संतोष, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है? क्या भारत में पंथ निरपेक्षता खत्म हो रही है या खत्म की जा रही है? जो सीएए का प्रोटेस्ट जो चल रहा था अभी अलग अलग जगह पे सीएए के खिलाफ, जैसे दिल्ली में शाहीन बाग और भी 2-3 बाग जहां पे लोग बैठे थे, किसके लिए नागरिकता की मांग की जा रही थी? और जिनको दी है, क्या उससे भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या भारत के नागरिकता के कानून में पहली बार संशोधन किया गया है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। क्या लोगों को सीएए के सपोर्ट में सड़कों पे आने की जरूरत है या जरूरत थी? और जो दंगे हुए दिल्ली में, क्या ये जस्टिफाइड थे? ऐसे अनगिनत सवाल। अब हम आते हैं कुछ कानूनी पहलुओं पर। अभी 2019 में भारतीय संसद ने नागरिकता कानून में फिर से संशोधन किया, और इस संशोधन के तहत जो नागरिकता कानून में देशीकरण की प्रक्रिया है उसमें, या नेचुरलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ रिलैक्सेशन दी है। और वो रिलैक्सेशन दी है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को। अब उसका कारण यह है कि ये जो 3 देश है, ये जो 3 मुल्क है, ये धार्मिक मुल्क है, ये इस्लामिक देश है, इनके राष्ट्र का धर्म है, ये सभी तीनों जो देश है ये इस्लामिक देश है। तो यहां पे राज्य का धर्म है, ये सेक्युलर मुल्क नहीं है। जैसे भारत सेक्युलर मुल्क है, भारत पंथ निरपेक्ष मुल्क है, पंथ निरपेक्ष देश है। और इस कानून के तहत या इस संशोधन के तहत जो नागरिकता कानून में बदलाव किए गए हैं, यहां पर देशीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। देखो, नॉर्मली देशीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि किसी भी देश का जो नागरिक है, जो भारत में रह रहा है, जिसको हम विदेशी नागरिक कहते हैं, हाँ, वो शरणार्थी हो सकता है, वो अवैध घुसपैठिया नहीं होना चाहिए। अगर वो भारत में 11 साल रहता है और अगर उसका आचरण अच्छा है, वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त नहीं है, तो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। अभी जो संविधान में संशोधन किया और जो नागरिकता कानून में जो शिथिलता दी गई है, इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 धर्मों के लोगों को जो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार है, जैसे वहां के हिंदू हो गए, सिख हो गए, पारसी हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए और ईसाई हो गए, इन 6 धर्मों के नागरिक, इन देशों के जो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार है और भारत में पलायन कर चुके हैं और भारत में वो अवैध शरणार्थी के रूप में रह रहे थे, सालों से रह रहे थे, इनको इस देशीकरण की प्रक्रिया में शिथिलता देके 11 साल की जगह 6 साल का समय भारत में गुजारना आवश्यक माना गया है। इसमें प्रावधान यह है कि 31 दिसंबर 2014 इस तारीख के पहले, 2014 की इस तारीख के पहले जो इन देशों के अवैध शरणार्थी
या धार्मिक उत्पीड़न के शिकार भारत में आए थे। अब अगर वो 6 साल भारत में रहते हैं तो वो देशीकरण की प्रक्रिया के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये जो CAA का कानून है, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, ये इन धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को भारत की नागरिकता आसानी से देने का प्रावधान करता है। ये किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं करता है। तो भारत के किसी भी नागरिक की, जो भारत का नागरिक है, उसकी नागरिकता इस कानून से छीनी नहीं जाएगी। सिर्फ ये दी जाएगी उनको जो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार है। ठीक है, तो इसलिए ये जो CAA का प्रोटेस्ट चल रहा था, मेरी नजर में ये अवैध प्रोटेस्ट था। इसमें संविधान का कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो वायलेट हो रहा था, ना किसी के मौलिक अधिकार वायलेट हो रहे हैं। ये बस कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनका ये कारनामा है और ये CAA का प्रोटेस्ट कर रहे थे मेरी नजर में। अब आते हैं इस कानून पर। जो CAA का जो कानून है 2019 का, ये ऐसा नहीं कि पहली बार पेश किया गया था। इसके पहले भी अगर आप तारीख देखोगे तो 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में ये पेश किया गया था, किंतु उसके बाद लोकसभा का जो टर्म है वो कंप्लीट हो गया था, 16वीं लोकसभा का। फिर चुनाव हुए, चुनाव होके फिर सरकार बनी और इस सरकार ने वापस से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, वो लाया। लोकसभा में गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने ये पेश किया, ये लोकसभा में पारित हो गया और सरप्राइजिंगली ये राज्यसभा में भी पारित हुआ, जहां ऐसा लग रहा था कि शायद सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है और ये राज्यसभा में पारित नहीं होगा, तो ये राज्यसभा में भी पारित हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर और मोहर लगने के बाद, यानी राष्ट्रपति जी से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन गया और हम उसे कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो पहले ये विधेयक था, फिर ये कानून बन गया, यानी अधिनियम बन गया। और फिर जिस दिन राष्ट्रपति जी ने इसको मंजूर किया उस दिन ये भारत में लागू हुआ। और इसके तहत जो है हम इन धार्मिक उत्पीड़न के शिकार धार्मिक अल्पसंख्याक, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन धर्मों के जो लोग हैं, इनको हम आसानी से देशीकरण की प्रक्रिया के तहत भारत की नागरिकता हम दे रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि ये जो कानून है, ये कानून उन लोगों को नागरिकता नहीं देगा जो इन 3 देशों से आए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और जो हिंदू, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई नहीं है। उनको क्या कहेंगे और उनके साथ क्या होगा? तो उनको कहेंगे अवैध रूप से आए हुए लोग, कि ये निर्वासित नहीं है, शरणार्थी नहीं है, तो इनको हिरासत में लिया जा सकेगा और इनको उनके देश में भेजा जा सकेगा। अब यह प्रावधान तो पहले से ही था कि भाई जो भी अवैध रूप से रह रहे हैं उनको हिरासत में लेके उनके देशों में उनको वापस भेजने का प्रावधान पहले से ही भारतीय संविधान में, नागरिकता कानून में था। तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये आज भी इस कानून के तहत भी बदलाव नहीं हुआ है, जो पहले से था वही रहेगा। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, ये जो CAA बन गया और ये भारत में लागू हुआ, तो ये भारत में सभी क्षेत्रों में लागू नहीं हुआ।
उसके कुछ कारण थे जिसकी वजह से भारत में, पूरे भारत में लागू नहीं किया गया। अब ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां पर यह लागू नहीं है और क्यों लागू नहीं है? देखो, नॉर्थ ईस्ट जो पूर्वोत्तर भारत है, यहां पर उन क्षेत्रों में जहां पर इनर लाइन परमिट, या हम जिसे कहते हैं यात्रा दस्तावेज, इनर लाइन परमिट जहां जहां लागू है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इनमें पहले से ही इनर लाइन परमिट जो है वो लागू था। तो इन क्षेत्रों में जो है सीएए का कानून लागू नहीं। दूसरा, सीएए का कानून लागू होने से पहले, यानी राष्ट्रपति जी की मंजूरी से पहले, भारत सरकार ने मणिपुर में इनर लाइन परमिट लागू किया और उसके बाद सीएए का कानून आया, तो ये मणिपुर में भी लागू नहीं होगा। इसके साथ ही असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में छठी अनुसूची, भारतीय संविधान की जो छठी अनुसूची है वो लागू होती है। तो इन क्षेत्रों में कुछ विशेषाधिकार जो है वो दिए गए हैं, कुछ पावर, स्पेशल पावर्स दिए हुए हैं, और वो पावर्स दिए हैं स्वायत्त जिला परिषद को। और ये स्वायत्त जिला परिषद तय करेगी कि कोई भी कानून उस क्षेत्र में लागू करना है या नहीं करना है। तो ये जो सीएए का कानून है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों में लागू करना है या नहीं करना है, ये अधिकार इस स्वायत्त जिला परिषद के पास है। ठीक है, तो इस वजह से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन राज्यों में, इन पूर्वोत्तर के राज्यों में सीएए का जो कानून है, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है, ये कानून जो है वो लागू नहीं होगा। ठीक है, और वो अल्पसंख्याक, धार्मिक अल्पसंख्याक जो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार थे, अब इनको नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। अब उन्हें अवैध शरणार्थी माना नहीं जाएगा, वो भारत के नागरिक होंगे जैसे आप या मैं। ठीक है, तो ये है आपका सीएए। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नागरिकता में संशोधन की जरूरत क्या थी, ये जो सरकार है इसने ये नहीं करना चाहिए था। अब जिनको संविधान की जानकारी कम है या जिनको भारत का जो इतिहास है इसकी जानकारी कम है, उनको ये बता देना चाहूंगा कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है या जो नागरिकता कानून था 1955 का, उसमें पहली बार संशोधन नहीं हुआ है। इसके पहले भी 5 बार इस नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 बार संशोधन हो चुके हैं और अभी जो संशोधन हुआ है ये 6वीं बार है। तो 5 बार कब हुए थे? 1986 जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, 1992 जब पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी, 2003 जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, 2005 जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 2015 जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, और अभी 2019 जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तो इस 6ठी बार नागरिकता कानून में जो संशोधन किया, उसके पहले भी 5 बार संविधान में संशोधन करके नागरिकता से जुड़े हुए प्रावधानों में बदलाव किया गया था।
ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद कर सकती है। ठीक है, तो मैं आर संतोष इस छोटे से सीए के वीडियो को आपके सामने लेके आया था। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। ये वो जानकारी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। बाकी इसके विरोध में या इसके समर्थन में जो भी बातें की जाती है वो हो सकता है मेंस में उसके लिए सवाल आए, हम एक अलग सा सेशन उस पर रखेंगे। बट आपके बेसिक नॉलेज जो आपके किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काम आएगा वो इतना काफ़ी है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको और पढ़ने में आसानी हो जाएगी।